सर इसमें जैसा आप बता रहे हो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है ये, तो सर ये एनपीएस से यूपीएस कितना अलग है? मतलब दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर एक आम आदमी समझना चाहे, मान लीजिए मैं एनपीएस से शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, और मैं इसके देखिए, बेसिक उसके अंतर लिए को कैसे समझ पाऊंगा? सरकार ने एक कैलकुलेटर जो है वो जी अवेलेबल कराया ऑनलाइन। जी आप एनपीएस की जो वेबसाइट पे जाके या पेंशन रेगुलर अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके भी उस जो कैलकुलेटर है उसमें आप अपनी सैलरी ये वो सारा जो जो डिटेल है वो जी डालकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि दोनों में से आपको कौन सा बेनिफिट है। जी इसलिए मैंने कहा कि जो लोग फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं उनके जी लिए एनपीएस बेटर है, क्योंकि जो भी वो अपना कैरी कर जी सकते हैं, जो भी उन्होंने अपना फंड को जी जो फंड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जी और जो कंपनी ने या सरकार ने दिया है। लेकिन यहाँ पर आप मिनिमम 10 साल की आपको सर्विस करनी पड़ेगी जी और अगर 25 साल की नौकरी के बाद आप जो है पेंशन के लिए पूरी पेंशन के लिए एलिजिबल जी होंगे। लेकिन अगर आपकी एज 25 साल की जॉब करने के बाद रिटायरमेंट एज नहीं आई है तो आप अगर प्री रिटायरमेंट लेते हैं, जी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो आपकी पेंशन 60 साल के बाद शुरू होगी। जी ये इसमें एक ड्रॉबैक है कि आपने 25 साल की सर्विस कर ली, जी लेकिन आप रेगुलर रिटायर नहीं हो रहे, आप जी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो आपकी पेंशन जो है वो 60 साल के बाद ही शुरू होगी। जी लेकिन हाँ, वो जैसे कहा कि एनपीएस से अलग इसलिए है कि आपको वन टाइम एक अमाउंट भी मिलेगा, दूसरा पेंशन डिफाइंड होगी, तीसरा आपकी जो फैमिली पेंशन है वो भी आपकी स्पाउस को जो है वो लास्ट जो आपकी पेंशन है उसका 60% उसको मिल पाएगा। तो ये तीन मुद्दे जो हैं ये एनपीएस में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होते। जी सर, एनपीएस की जहाँ तक बात करें तो एनपीएस में एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जैसा आपने बताया भी कि आपका पैसा मार्केट में भी लगता है, इक्विटी में भी लगता है, तो अगर वो बढ़ता है तो उस तरह से आपका एनपीएस की रकम भी बढ़ती है और आपको इसका फ़ायदा ही मिलता है। लेकिन वहाँ वही रिस्क फैक्टर भी है। तो सर एक आम आदमी, मतलब एक आम नौकरी पेशा, हालांकि अभी ये केवल सरकारी कर्मचारियों की है, तो एनपीएस में कैसे कैलकुलेट करें, मतलब उसको क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल सर कि जैसे आपने बताया 25 साल नौकरी अगर आपने कर ली लेकिन आपको पेंशन मिलेगा 60 साल, तो उस बीच के दौरान अगर पैसा चाहे कोई इंसान निकालना तो कैसे निकाल सकता है या फिर क्या करना होगा? जी सर। देखिए, क्या है कि एनपीएस के अंदर जो बेनिफिट जो जैसे मैं बता रहा था कि जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो वो अपनी ऑप्शन दे सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क में होगा, लो रिस्क में होगा, किस जी तरह की इन्वेस्टमेंट मैं चाहता हूं कि मेरा जो फंड है जी उसको किया जाए, तो उसी तरह की इक्विटी में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। हाई रिस्क में है तो उसमें रिटर्न ज्यादा होता है लेकिन रिस्क जी है। लो रिस्क वाले अगर इक्विटी में है तो उसको रिस्क कम है लेकिन उसका जो रिटर्न है वो कम होता है। तो इसलिए इम्प्लाई का ऑप्शन होता है कि मेरे फंड को आप किस प्रकार से इन्वेस्ट करेंगे। जी लेकिन यहाँ पर जो है आपने कहा कि भाई ये जो है ओपीएस। यूपीएस में जी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जी वो उस प्रकार की सुविधा नहीं है। तो लेकिन बेनिफिटेड मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये लगता है कि हमारा फंड बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा, हम जी जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए एनपीएस बेटर है। लेकिन जिनको लगता है कि मुझे नौकरी पूरी करनी है तो उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अच्छी ऑप्शन है। जी और जो है उसके अंदर क्योंकि सरकार का कंट्रीब्यूशन भी एनपीएस से ज्यादा है, यानी वहाँ 14% सरकार जो है कंट्रीब्यूट करती है, या 18.5% वो जी कंट्रीब्यूट करेगी। सर एक सवाल है, इसको लेकर लगातार विवाद भी हुए हैं, मतलब ये राजनीति का केंद्र भी बना था, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, और कई सारे चुनावों में भी इसका मतलब विपक्ष ने भी जमकर विरोध किया, तो तमाम विरोध होते रहे। तो आखिर इसमें ऐसा क्या झोलझाल था जिसको लेकर तमाम विवाद बार बार आते रहे और सरकार को बार बार बैकफुट पे आना पड़ जाता था? कई बार आपने भी सुना होगा कि इसको लेकर कई पार्टियों में विवाद हो गए, कोई राज्य सरकार मान रही है, कोई नहीं मान रही है, तो जरा इस पर सर बताएंगे कि क्या क्या मामला था ये? क्या है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें इम्प्लाई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जी वो सारा कुछ जो है सरकार को ही उसका जो फंड है
वो मैनेज करना है और वो जो पूरी कॉस्ट है वो सरकार के ऊपर है। तो इसलिए गवर्नमेंट्स पे वो बहुत बड़ा बर्डन उनका कहना था कि वो बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि एम्प्लॉइज जो है वो जो आने वाले समय में जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं वो वर्किंग एम्प्लॉइज से ज्यादा होते जा रहे हैं। तो जो जो पे बिल है वो जी पेंशन का ज्यादा हो रहा है और वर्किंग का कम हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये यूपीएस, पहले एनपीएस को लाए, उसमें भी कंट्रीब्यूटरी है और यूपीएस में भी कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, यानी सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी और बिल्कुल एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो जो फंड है वो जनरेट होता है, तो उसके कारण से सरकार के ऊपर जो बोझ है वो जी थोड़ा सा कम हो जाता है। जी। तो सर इसको लेकर विवाद क्या था, मतलब जो दूसरी पार्टियां जो विरोध कर रही थी वो क्यों विरोध कर रही थी? क्या उनके उनके जेब से देखिए पैसा जाने वाला था? वो क्या है कि जो भी पार्टी रहती है अपोजिशन में, जी उसका यही सोच रहता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि पब्लिक सेंटीमेंट के साथ जुड़ा है, तो जी उस मुद्दे को उठाया जाए। जी तो ये इसलिए आज एक अभी भी मुद्दा है, अभी भी बहुत बड़ा एक मूवमेंट है जो ये नहीं मान रहे कि उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम से उनको कोई लाभ होगा। वो आज भी कहते हैं कि ओल्ड, अब सरकार जो है सारा कुछ सरकारी फंडिंग से हो तो सरकार को लगता है कि वो मुश्किल है, सरकार के खजाने पे उसका बहुत बोझ पड़ता है। जी मकसद कर्मचारी को डिफाइंड पेंशन से है, अगर वो उसको मिल रही है और उसका जो सोशल सिक्योरिटी है रिटायरमेंट के बाद वो उसको मिल रहा है, तो मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो एनपीएस की जगह यूपीएस आ जाए, एटलीस्ट उसको सोशल सिक्योरिटी मिल पा रही है।